अब देखिए, पहली बात तो गठबंधन ही क्या है। गठबंधन हमारा भी एनडीए गठबंधन है, एक मैनिफेस्टो जारी हुआ। ये कौन सा गठबंधन है कि बंगाल में अलग मैनिफेस्टो हो रहा, बिहार में अलग मैनिफेस्टो हो रहा, महाराष्ट्र में अलग मैनिफेस्टो हो रहा। तो बेमन का गठबंधन। महाराजगंज की जनता ने सपा बसपा गठबंधन से, जो सबसे मजबूत गठबंधन था, उस समय भी महाराजगंज की जनता ने लगभग 3.5 लाख वोटों से मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। और ऐसे गठबंधन से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए, राहुल गांधी की संपत्ति पे बंटवारा उन्होंने किया, उनके मैनिफेस्टो में है। उनको मैनिफेस्टो में है कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। आप कल्पना करिए कि देश में ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि जिनकी संपत्ति है उनके बच्चों को ना जा करके सरकार को जाएगी, और सरकार को चाहे बांटेगी, और बांटने की भी मंशा कांग्रेस की पहले से जारी है। क्योंकि इनके देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, इस देश की संपत्ति पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। महाराजगंज लोकसभा सीट पर लगातार कई वर्षों से बीजेपी का दबदबा रहा है। बीजेपी के ही प्रत्याशी यहां से जीतते रहे हैं। इस समय हमारे साथ हैं यहाँ के सांसद और देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी। इनसे हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे और आगे की योजनाओं पर जानेंगे। स्वागत है सर आपका वन इंडिया हिंदी में। सबसे पहला प्रश्न तो यही सर कि जो आपने यहाँ विकास कार्य किए हैं अब तक, उनके थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, 1991 में मैं भारतीय जनता के पार्टी की तरफ से पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ने आया, और जनता के आशीर्वाद सहयोग से मैं यहाँ पर विजयी भी हुआ। और उस समय महाराजगंज बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला था। उस समय जहाँ सड़कों के नाम पे चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे थे, शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी पाठशाला तक की उपलब्धता नहीं थी, जूनियर हाई स्कूल नहीं थे, और कहिए कि बहुत से गांव ऐसे थे वंचित जहाँ पर अभी बिजली भी नहीं पहुंची थी। और 1991 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल्याण सिंह की बनी थी, तो उस समय तय हुआ कि सभी गांवों में कम से कम प्राइमरी पाठशाला दिया जाएगा। और आज महाराजगंज में कोई भी गांव शायद ही एकाध किंचित बचा हो किन्हीं कारणों से, तो सभी गांव में प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, ये सारी चीजें मौजूद कर दी। और अब अगर देखें तो महाराजगंज में जब 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। प्रयास हम लोग पहले भी करते थे, उसके पहले 4 बार हम सांसद रह चुके थे, लेकिन सरकार की नीति और नियत ठीक नहीं थी, विकास की सोच नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर प्रयास शुरू किए। तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनपद में कोई भी मुख्य सड़क बाकी नहीं है जो 7 मीटर और 10 मीटर टॉप की ना बन गई। यहाँ तक कि गांव में भी कहें कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की सड़क के अलावा जो प्रधानमंत्री सड़क है हमारा, वो करीब 1434 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क से हम लोग पूरे गांव को भी जोड़ने का कार्य किया है। अगर नेशनल हाईवे की लंबाई की बात करें तो 777 किलोमीटर एनएच और सीआरएफ दोनों सड़कें मिला करके जिले में बनाई गई हैं। यहाँ तक कि नेशनल हाईवे के डिपार्टमेंट का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर जिला वाइज लेंथ देखा जाए तो नेशनल हाईवे के सबसे ज्यादा बड़ा लेंथ महाराजगंज में ही पाया जाता है। तो जहां तक सड़कों का सवाल है, बिजली का सवाल है, बिजली जब योजना आई मोदी जी ने चलाया, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराजगंज का कोई गांव, कोई टोला नहीं बचा है जहां पर बिजली ना पहुंच गई हो और सबके घर में बिजली का कनेक्शन ना हो गया हो। तो हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला था। यहाँ की बहुत 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 दिनों की मांग थी रेलवे लाइन। मैं बार बार प्रयास करता था, लेकिन अब जाके मुझे सफलता प्राप्त हुई है, जो कि गुगली से वाया महाराजगंज आनंद नगर का रेलवे लाइन है। उसका अप्रूवल भी आ गया, जमीन एक्वायर भी हो गया, उसके मैपिंग हो रही है, सारा काम उस पर चल रहा, बहुत जल्दी वो भी तैयार है। अगर देखें तो जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पीपीपी मॉडल पे हमारे वहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन करके करीब करीब तैयार होने जा रहा है। जिले में कह लीजिए कि हेड पोस्ट ऑफिस के लिए हम सबको गुड़ा घाट जाना पड़ता था, आज हेड पोस्ट ऑफिस का भी निर्माण महाराजगंज में हो गया। हमारे बच्चों को पासपोर्ट के लिए गोरखपुर में जाके लाइन लगानी पड़ी, आज पासपोर्ट ऑफिस भी महाराजगंज में खुल गया। अगर देखें तो आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो एक बड़ा योजना है, उसको भी हम लोग सोनौली में स्थापित करने का काम किए, ताकि एक
वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड का बढ़ावा मिल सके, उसका भी हम लोगों ने काम किया। ऑडिटोरियम की स्वीकृति पूरी हो चुकी है, अधिसूचना के नाते टेंडर नहीं हो पाया क्योंकि मुख्यालय पे कोई भी ऐसा बड़ा हॉल नहीं है जहाँ पे सामाजिक संस्थाएं कुछ काम कर सकें या मीटिंग वगैरह करना हो तो ना हो पावे। उसके भी बस स्टेशन हम लोगों ने नए रूप में, नए मॉडल में महाराजगंज में खुलवाने का काम किया। वहीं पर बनरसिया कला में जो गौतम बुद्ध जी का ननिहाल है उसको भी विकसित करने का काम हम सब ने किया। अभी पर्यटन विभाग 10 एकड़ जमीन वहाँ ले रही है ताकि पर्यटन स्थल उसको एक विकसित करने के लिए। वहीं रामग्राम हमारा है जो कि गौतम बुद्ध की 8वीं अस्थि कलश माना जाता है, जहाँ पर है उसका हम ASI से उसका स्वीकृति करा दिया हूं मैं। फॉरेस्ट की थोड़ी कह लीजिए टेक्निकल प्रॉब्लम्स के नाते रुकी है, चुनाव बाद वो भी होगा और सिद्ध हो गया तो निश्चित तौर से रामग्राम साबित होने के बाद महाराजगंज इंटरनेशनल नक्शे पे आ जाएगा और दुनिया देश से आने वाले लोग जो बौद्धिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं जब कुशीनगर और सारनाथ जाएंगे तो महाराजगंज भी जरूर आएंगे। इससे हमारे यहाँ के नौजवानों को काफी रोजगार सृजित होगा। सर, इंडिया गठबंधन और इसके प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी जी, कितना लगता है कि असर चुनाव पे डालेंगे इस बार? अब देखिए, पहली बात तो गठबंधन ही क्या है। गठबंधन हमारा भी एनडीए गठबंधन है, एक मैनिफेस्टो जारी हुआ है। ये कौन सा गठबंधन है कि बंगाल में अलग मैनिफेस्टो हो रहा, बिहार में अलग मैनिफेस्टो हो रहा, महाराष्ट्र में अलग मैनिफेस्टो हो रहा। तो बेमन का गठबंधन है और बाकी गठबंधन से वीरेंद्र चौधरी आवे कोई ना कोई तो लड़ने आता है। महाराजगंज की जनता ने सपा बसपा गठबंधन से जो सबसे मजबूत गठबंधन था उस समय भी महाराजगंज की जनता ने लगभग 3.5 लाख वोटों से मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम किया है और ऐसे गठबंधन से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। राहुल गांधी जी ने संपत्ति बंटवारे को लेकर बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे इस बयान पे आप? देखिए, राहुल गांधी की संपत्ति पे बंटवारा उन्होंने दिया, उनके मैनिफेस्टो में है। जी, उनको मैनिफेस्टो में है कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। और उसके पीछे मंशा जो है, जो आज उनके खुद के नेता जो संयुक्त प्रतिद्रोह जो भारतीय कांग्रेस के ओवरसीज चेयरमैन है जो कि राजू गांधी के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, राहुल गांधी के भी एडवाइजर हैं, उन्होंने साफ किया है कि अमेरिका में जो व्यवस्था है कि अमेरिका में जो प्रॉपर्टी जिसके पास होता, मालिक अगर नहीं रहा तो उसकी प्रॉपर्टी का 55% हिस्सा सरकार को चली जाएगी और उसके बच्चे को केवल या उसके परिवारजनों को केवल 45% जाएगा। तो आप कल्पना करिए कि देश में ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि जिनकी संपत्ति है उनके बच्चों को ना जा करके सरकार को जाएगी और सरकार जिसको चाहे बांटेगी और बांटने की भी मंशा कांग्रेस की पहले से जारी है, क्योंकि इनके देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश की संपत्ति पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं देश की जनता का धन छीन करके ये बांटने वाले हैं, इसका सख्त विरोध करते हैं। महंगाई और रोजगार पे हमेशा विपक्ष एक मुद्दा बनाती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं भारत सरकार का वित्त राज्य मंत्री हूँ, मैं डाटा देखता हूँ, अगर 4 से 14 का अगर महंगाई का डाटा उठाकर आप देखिए, सेंसेक्स पे है सब, तो कांग्रेस के जमाने में डबल डिजिट पे महंगाई रहती थी। लेकिन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर देखिए तो कोविड काल भी हमने झेला है, 2 अंतरराष्ट्रीय युद्ध भी हम झेल रहे हैं, उसके बावजूद एक मरतबे छोड़ दीजिए, एक महीने के लिए छोड़ दीजिए तो हमेशा महंगाई जो रिजर्व बैंक तय करता है 4+-2 उसके रेंज में ही भारतीय जनता पार्टी के समय में महंगाई रहा है। और महंगाई के समय सरकार ने कदम भी उठाया है, चाहे वो प्याज का स्टॉक हो, चाहे बफर जोन स्टॉक बनाना हो, वो भी हम लोगों ने किया है ताकि आम जनता को महंगाई से बचाया जा सके। आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, अभी 2 मुद्दे हैं, एक तो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, कितना असर लोगों पे दिखता है और क्या लोगों का कहना है इन सब सारी? देखिए, प्रधानमंत्री जी की बड़ी स्पष्ट नीति है, नीति भी है और नियत भी कि भारत को नंबर 1 हमें बनाना है, पहला नेशन, पहला देश है। बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ देशवासियों मेरे परिवार के सदस्य हैं और नीतियां भी उनकी वही है। अगर 14 से देखें तो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चली उन सब में कोई भेदभाव नहीं और योजनाएं जो चली जो 60 सालों से जिसमें राजनीति होती रही गरीबों के लिए, उनकी चिंता नहीं की गई। मोदी जी योजना इस बार जो लेके आए हैं कि अगर मकान बनना है तो जो पात्र व्यक्ति हैं सबका बनना है, शौचालय बनना है तो जितने भी पात्र हो जिसको आवश्यकता है सबको देना है, बिजली लगना है
तो सबको लगना है, गैस सिलेंडर देना तो सबको लेना। कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा दिया, वो नारा नहीं था, उसको चरितार्थ करके उन्होंने दिखाया है कि अगर 14 से उठाकर अब तक देखें तो जितनी भी योजना चल रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे वोट दिया हो या ना दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि भारत को हमें नंबर 1 बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनके दिमाग में ये बातें हैं और हम सबके भी दिमाग में है कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो देश का कोई भी भूभाग, कोई भी क्षेत्र, कोई भी प्रदेश अगर विकसित नहीं होगा, उससे वंचित रहेगा, या किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, धर्म का व्यक्ति अगर सुविधा संपन्न नहीं होगा, तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए बहुत साफ नीति और नियत से देश को हमको आगे बढ़ाना है, सबके लिए काम करना है। सर, वन इंडिया हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के सांसद, जिन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पे विकास की गति रही और आगे भविष्य को लेके सरकार की क्या योजना है। अन्य खबरों को देखने के लिए आप बने रहें वन इंडिया।